तुम वाकई हीरोइन की स्मगलिंग में पकड़े जाते हो। हाँ जी, जो कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नहायत आसान काम है। तो तुम्हारा क्या हशर होता? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं शहबाज से शादी कर लूं, कुएं की मिट्टी की तरह कुएं में लगकर अपने आप को खत्म कर लूं, अपनी जात को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोच को, सबको आग लगाकर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाओ जिससे मुझे शदीद नफरत है? असल दहशत तो अपने इलाके की होती है ना, और ये जो कमियों के बच्चे 4 पैसे कमा के अपने आप को शुरफा और मुअज़्ज़ज़ समझने लगे हैं, इनको भी इनकी औकात याद करानी चाहिए, इनको अपनी जगह पे लाना चाहिए। ये क्या घर में लोड शेडिंग की हुई है? ये आइसक्रीम खाओ, अगर 14 तवक रोशन ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दो, लेकिन प्लीज ये जरा बत्तियां जला दो, मुझे लगता है जैसे जादू के घर में आ गया हो। आइसक्रीम मुझे पसंद है, लेकिन ये तुम रोज क्यों ले आते हो? ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अल्लाह नबी वारिस, कुछ नहीं होता। और फिर अब कौन सा तुमने गाना गाना है जो गले की फिक्र लगी हुई? इसी की तो परेशानी है कि मुझे गाने के सिवा कुछ आता ही नहीं। पढ़ाई भी इसी चक्कर में रह गई, और तुमने क्यों बचा लिया मुझे? मर जाने क्यों नहीं दिया? आखिर किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरे मर जाने से? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मेरा मतलब है कि तुमने कहा था तुम्हारे बहन भाई माँ बाप, बहुत बड़ा खानदान है तुम्हारा। उन सब के लिए तो मेरी हैसियत ऐसे वजूद की है जो उनकी जरूरतें पूरी करने के काम आता है। लोग मेरा इस तरह ख्याल रखते जैसे जैसे कोई कवाला अपनी दूध देने वाली भैंस का ख्याल रखता है। और अगर आज मेरी कमाई खत्म हो जाए तो वो मुझे उतनी ही आसानी से कसाई के हवाले कर देंगे जैसे। तुम तो खामखा जज्बाती हो रही हो। खून के रिश्ते आखिर खून के रिश्ते होते हैं। तुमने सुना नहीं, अपना कत्ल भी करता है तो छांव में डालता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, शुरू में मैं भी यही समझा करती थी, लेकिन मेरे तो घर वालों को सिर्फ अपने मतलब से काम है। मैंने अपनी जिंदगी के 7 बरस दिए उन्हें, भाइयों की शादियां की, कारोबार डाल के दिया, बहनों की शादियां की, उन्हें पढ़ाया, माँ बाप को घर बना के दिया, और अब मेरे पास अपने लिए एक लम्हा भी नहीं है। एक लम्हा भी मेरे पास अपने लिए जीने का नहीं रहा। मैं थक गई हूँ। कुछ पल अपने लिए जीना चाहती थी, सती नहीं थी। मेरा एक दोस्त कहा करता था, कभी जरूरत से ज्यादा बोझ मत उठाओ, वरना आइंदा लोग तुम पर उतना ही बोझ डालना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है तुमसे वही गलती हुई। फिर मैंने सोचा कि किसी ऐसे का हाथ पकड़ूं जो मुझे मेरे माजी समेत कबूल कर ले। अगर हुआ ये कि
ना उससे बाहर निकलना चाहती थी, उसमें धंसती चली गई। तुम लोगों के साथ मैंने जो कुछ किया वो भी उसी कहानी का एक बाप था, मगर आखिर में यही पता चला कि जिंदगी ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरा इज्जत की जिंदगी गुजारने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह नबी वारिस, मेरा मतलब है कि तुम्हारा मामला बहुत उलझा हुआ है, लेकिन बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से तौबा की जाए तो दुआ में ऐसा असर पैदा हो सकता है जो अनहोनी को होनी कर दे, गैब से मदद हो जाए और दीवार में दरवाजा बन जाए। मेरे पास तो वापसी का रास्ता भी नहीं रहा, ना घर जा सकती, ना उस गुनाह की जिंदगी में। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों नहीं मर जाने दिया? क्यों बचाया? मुझे जब ज़ीशान ने बताया कि तुम आई हो और मुझसे भी मिलना चाहती हो, गॉड, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। I knew it. मेरे भैया की पसंद बहुत अच्छी होगी। आखिर बहन हो ना, क्रेडिट भाई को ही दोगी। वैसे तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। अगर आप दोनों एक दूसरे की मददसराई से फारिग हो चुकी हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। वैसे ज़ीशान भाई, आपकी उर्दू कितनी इम्प्रूव करके गया। वेल डन। और इतने मुश्किल लफ्ज़ आप इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं? बाय द वे, इस रसमलाई का क्या मतलब होता है? भाई रसमलाई नहीं, मददसराई। इसका मतलब होता है तारीफ, अप्रिसिएशन, चापलूसी, पब्लिक रिलेशनिंग। इसमें पब्लिक रिलेशनिंग कहाँ से आ गई है? तारीफ तो वैसे भी अच्छे बंदों की करनी चाहिए ना। और बाय द वे, यूनिवर्सिटी में मेरी एक फ्रेंड है, शी इज एन इंडियन गर्ल, हर नेम इज उषा। क्या मजे की रसमलाई बनाती है। वैसे यहाँ एक जगह डेरा में भी बहुत अच्छी रसमलाई मिलती है, तुम कहो तो तुम्हें खिलाएं? क्यों ज़ीशान? हाँ, वैसे नॉट अ बैड आइडिया। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि चिराग को भेज देते हैं, वो ले आएगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। सुना है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है कुछ रिलक्टेंट हैं तुम दोनों की शादी के सिलसिले में। हाँ, कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन लेट्स होप। मैं अभी लाता हूँ आपके लिए रसमलाई। लेट्स होप एमिकेबली तय हो जाएंगे, वरना क्या? वरना कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। बहरहाल आना तो मैंने इसी घर में। You are right. That should be the approach. और वैसे भी जिसने जिंदगी गुजारनी है उसको फैसले करने की तो चॉइस मिलनी चाहिए ना। पेरियल मुल्क। हाँ, मामा ने मुझे तुम्हारे फोन का बताया था। कब पहुंचे हो? अच्छा, तो कहाँ ठहरे हो? हाँ, it's not very far from our place. नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ अभी थोड़ी देर तक। हाँ। क्यों? ब्रीफिंग किस बात की? हाँ, क्यों नहीं, सब आएंगे। नहीं, अभी मामा से बात नहीं की। अच्छा बाबा, कर लेती हूँ अभी। तुम वापस आके फिर मुझे फोन करना और फिर प्रोग्राम बता देना। हाँ, ख्याल तो है कि सारे आएंगे। सवेला को लेके आऊंगी।
क्यों? वो क्यों नहीं आएगी? अच्छा, चलो ठीक है. ओके, टेक केयर, बाय. वैसे एक बात है कि मैं आज इतने सालों के बाद इतना खुल के हंसा. हजारों के हिसाब से लतीफे याद है इसको तो. लगता है कि मिस सवेला को मेरा एक भी लतीफा पसंद नहीं आया. तो मुस्कुराई तक नहीं. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं. दरअसल सवेला अभी तक इसी हैरत से निकली कि आप इकोनॉमिस्ट से एकदम पायलट कैसे बन गए. वैसे मेरी तो आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये खबर फिर भी इसके लिए एक इंकिशाफ है. ओह आई सी. मतलब क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जी अंकल, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे. जी हाँ, और परदेश में तो आप जानते ही हैं कि वतन के अजनबी भी अपने लगने लगते हैं. किसी शायर ने एक अच्छा शेर कहा है कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज करीबुल वतनी होती है. एक तो ये उर्दू शायरी मेरी समझ में नहीं आती है, ऊपर से गुजर जाती है बिल्कुल. इसी वजह से मैं फिक्रमंद रहता हूँ कि ये अंग्रेजी तर्ज तालीम जो है ना, ये हमारे बच्चों को अपने रूट से दूर कर देती है. यानी अपनी जबान, अपना कल्चर, अपने रिश्ते, ये सब तो पीछे रह गए. एंड जैक एंड जिल वेंट अप द हिल से लेकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तक. हाँ. गोरों की दुनिया ने हमें घेर लिया है. गोरों ने घेर लिया है. मुझे तो ये भी शायरी लगती है. वाह, क्या रिदम है इसमें. भी अगर आपने रिदम ही देखना है तो कल का शो देखिएगा. आपको पता चले कि मशीनें कैसे शायरी करती हैं. भाई ऐसी ऐसी फॉर्मेशंस बनती हैं कि देखने वालों का एक बार तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है. हाँ, you mean it's really breathtaking. बेटा, दूसरी ज़बानें बोलना और सीखना है तो बहुत अच्छी बात. इससे इल्म में और शऊर में इजाफा होता है, लेकिन जो मज़ा अपनी ज़बान में है वो ना बल्ख न बुखारी. ये क्या होता है? Is it something related to आलू बुखारा? इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, ये अपनी ज़बान, अपनी सकाफत, अपनी अदब तो ज़रूर जानना चाहिए. ठीक है, पहले आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लीजिए, फिर हम आपको इस तरफ लेकर आएंगे. तो फिर तय हो गया ना कि आप लोग कल मेरे मेहमान हो रहे हैं. मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इंक्लूजर के कार्ड्स अरेंज किए हैं. क्यों मिस सवेला? कल शायद मैं ना आ सकूं. भाई वजिया प्लीज तुम ही सिफारिश कर दो. सुना है कि नंदों का बड़ा रोब होता है भाभीयों पर. बुरा ना माना बेटा, हमारे यहाँ रिश्ता कायम होने से पहले उसका जिक्र इस तरह नहीं करते. आई एम सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी.
बहुत अच्छे तैमूर साहब, यू आर वेरी गुड। थैंक यू। हैरत है वैसे, तुमने इतनी अच्छी फ्लाइंग कब और कैसे सीखी? असल बात यह है कि मैं एयरफोर्स में जीटी पायलट रह चुका हूँ। कैडेट स्कूल में पढ़ने की वजह से छोटी उम्र में मुझे सिलेक्ट और इंडक्ट कर लिया गया। वहाँ मेरा जी नहीं लगा तो, और वैसे भी फैमिली सारी मेरी अमेरिका शिफ्ट हो गई, सो आई सिंपली रिजाइड। मैंने तो सुना है कि फौज से रिलीव होना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में। जीशान साहब, अगर नीयत मजबूत और अप्रोच तगड़ी हो तो सब कुछ हो जाता। लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट तो जाया हो गई होगी जो आपको पायलट बनाने पर लगी थी। आई थिंक इट्स अ नेशनल लॉस। जहाँ इतना नुकसान हो रहा है थोड़ा सा और से, नोबडी बॉदर्स। क्यों सवेला? मेरे ख्याल में जीशान ठीक कह रहा है, एक पायलट पर गवर्नमेंट का। शुक्र है कि आप कुछ तो बोली, वरना मैं तो वो शेर पढ़ने लगा था कि बात कर तुझ पे गुमा होने लगा तस्वीर का। ये मिर्जा गालिब का है ना? मुझे यकीन है कल के अखबारात में आपका बहुत जिक्र होगा। फोटोग्राफर्स आपकी तस्वीरें कुछ ज्यादा ही खींच रहे थे। हमें क्या जो सुखन दुनिया में गूंजा, जिसे सुनना था वो सुनता नहीं। पता नहीं क्या बात है, पिछले 2 महीने से मुझे शेर बहुत से ज्यादा आने लगे हैं। क्या चक्कर है? मैं इजाजत लूँ, ऑफिस में कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ देर तो बैठो ना। एक मिनट। एक शर्त पे आप जा सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ कल फ्लाइंग पे चले, क्योंकि मैंने एक 4 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त किया है। आप जरूर एंजॉय करेंगे और बहाना कोई नहीं चलेगा क्योंकि आपको छुट्टी है। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी स्किल्स पर एतबार किया जा सकता है। वैसे भी जिंदगी में कोई हल्ला गुल्ला, कोई नयापन होना चाहिए। जी हाँ। बड़ी सख्ती से कहते हैं कि मैं कॉलर पहनूं, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। सर्वाइकल का मामला बहुत नाजुक होता है। तो फिर आपने क्या सोचा है इकराम साहब? माफ कीजिएगा इकराम साहब, ये साहबजादी अभी नातजुर्बेकार है। देखिए, डिग्री अपनी जगह है, लेकिन फील्ड का तजुर्बा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होती है। हाँ, वही किताबी बातें नहीं चलती। इसीलिए तो मैं खामोश हो गया हूं। उम्मीद है चंद दिनों में इन चीजों की उसे समझ आ जाएगी और वो इनसे एडजस्ट करना भी सीख जाएगी। मगर आई एम सॉरी, मेरे पास तो वक्त नहीं है। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी इकराम साहब के ये काम आपके साथ मिलकर किया जाए और जो कुछ भी फायदा हो आपको हो। दरअसल गुलजार शामी साहब के पास अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा 2-4 सियासतदानों और अपने 2-3 ब्यूरोक्रेट्स की एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी है कि कई करोड़ की ट्रांजैक्शन है, और अगर ये आपके थ्रू होगी तो आपको इसका 10%, जो कि बहुत बड़ी रकम मिलेगा। जी हाँ, और देख लें, इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और आप लोग? अरे साहब, हमारी बात छोड़िए। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ मैं पैसे का मुंह नहीं देखता। इकराम साहब, सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, बस आप हाँ कीजिए और हम इधर काम शुरू कर देते हैं। और ये मामला इतना आसान नहीं है, समझ में नहीं आता कि कैसे बात करूं। दरअसल मैं आजकल सवेला की शादी के मसले में बहुत परेशान हूं। अरे छोड़े इकराम साहब, अभी कोई उसकी ऐसी उम्र तो नहीं गई कि आप। और नहीं, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैंने उसका रिश्ता अपने भाई के बेटे से बचपन में ही तय कर दिया था। आप जानते हैं उसे, शहबाज से, लेकिन उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। ओह, एजुकेशन और कल्चर का बहुत डिफरेंस है दोनों में। नहीं, एजुकेशन का तो शायद इतना नहीं। शहबाज भी लॉ ग्रेजुएट है, मगर एक बार शादी हो जाए इकराम साहब तो बहुत से फर्क खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। मुसीबत यह है कि वो कहीं और शादी करना चाहती है, और वो भी मेरे दुश्मन के बेटे से। ओह,
خیر یہ کام تو میں نے ہونے نہیں دینا، مگر وہ بھی مجھ پہ گئی ہے، بہت جدی ہے۔ تو آپ دانیال کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اس کی اولاد نہیں، وہ شیخ خالد کی اولاد ہے، شیخ احمد کے بھائی کی۔ اور مجھے پتا ہے، مگر شیخ خالد تو اس دنیا میں نہیں ہے نا، ساری دنیا تو اسے دانیال کا بیٹا ہی سمجھتی ہے، اور نہ بھی سمجھے تو رشتہ داری تو ہمیں اسی سے کرنا پڑے گی نا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے کمی کو اپنی بیٹی دوں۔ معاف کیجیے گا، اب تو وہ کمی نہیں ہے۔ آئی تھنک از ویری ویری ویل آف۔ آپ شہری لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھو نا، اگر چوہا شاہی محل میں داخل ہو جائے تو رہتا تو چوہا ہی ہے، آدمی کی ذات سے اس کی بات پہچانی جاتی ہے، اور پھر اس نے ہمارے لیے جو مسائل پیدا کر رکھے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اس وقت تو وہ بہت ضد میں آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ اگر میں نے شہباز کا نام بھی لیا تو وہ فوراً واپس امریکہ چلی جائے اور وہیں رہے۔ بہرحال آپ والد ہیں، جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہی کریں گے، مگر بہرحال جو آپ مناسب سمجھیں وہ کیجیے۔ کیوں سرفراز؟ ہاں تو بس اکرام صاحب، میں صرف یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی صاحبزادی کو اس ڈیل سے ذرا الگ ہی رکھیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اسے اس سارے معاملے کی خبر نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ نہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ یہ کیسے کریں گے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں بات سنیں، میری بات تو سنو۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، مجھے تو وحشت سی ہونے لگی ان دیواروں سے۔ اوہو، دیواروں پر کوئی اچھا سا وال پیپر لگا دیتے ہیں۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ تم نے کہا تھا 2 یا 3 دن لگیں گے کاغذات تیار ہونے میں، اور اب تو 1 مہینہ ہو گیا۔ وہ جس کفیل نے تمہارا ویزا نکلوایا تھا وہ یورپ گیا ہوا ہے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے، 3 مہینے ادھر ہی رہے گا۔ کیا؟ پریشان مت ہو، اس کے اٹارنی کا پتہ لگ گیا ہے، ساری سچویشن جو ہے فیکس کر دی گئی ہے، اس کو ٹیلی فون پہ میری بات ہو گئی ہے، کل تک اس کی خوشخبری آ جائے گی، اور جب تک نیا ویزا نہیں لگتا ہم تمہیں النصر اپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے، وہاں پہ بہت پاکستانی فیملی ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہو۔ تھینک یو سو مچ، تمہارے پہلے اتنے احسانات ہیں، میں یہ سب کچھ کیسے اتاروں گی؟ وہ جیسے کنوں سے چھلکا اتارتے ہیں۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ میں اگر سیریس ہو گیا نا تو سمجھو کہ گیا۔ کہا؟ بس وہ ہوتی ہے ایک جگہ، بندہ چلا جاتا ہے پھر نہیں آتا ادھر سے۔ وہ ایک میرا دوست آیا تھا، انگریز آرٹسٹ، 8 دن میرے ساتھ رہا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ایک لکیر کے ساتھ آدمی ہنسنے بھی لگ جاتا ہے اور اس کی بوتھی بھی بن جاتی ہے۔ آپ پوچھو گی کیسے؟ ہاں۔ یہ دیکھو، یہ ایک آدمی ہے، ہاں۔ یہ ایک آدمی ہے، یہ بھی ایک آدمی ہے، ہاں۔ یہ بوتھی اور یہ ہاسا۔ ہیلو شگفتہ، کیسی ہو؟ ہاں جی، اچھا بھائی، وہ جبار کا تو ٹرانسفر ہو گیا پاکستان، کراچی، ویسے مشکل گئی، اب تم لوگ کی لک آفٹر میں کروں گا۔ لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ جبار پولیس کی حراست میں۔ اوہ اچھا، تو تمہیں پتہ ہے پوری بات؟ مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ویسے شگفتہ، یہ کون شخص ہے؟ پہلے وقتوں میں تم جیسے آدمی موڈے پہ پرنا ڈال کے ٹانگے کے اڈوں پہ ملا کرتے تھے، بڑی ترقی کر لی سائنس نے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم جی؟ اگر میں نے اپنا تعارف یہاں کرا دیا تو تمہاری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کا فرنیچر بھی ٹوٹے گا۔ چلو کسی کھلی جگہ پہ چل کے تمہیں انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہو کون اور کیسے آئے ہو یہاں؟ تم پہلے یہ بتاؤ کہ اس سارے کا مالک کون ہے جو اپنے ملک کو
काम करता फिर रहा है। शगुफ्ता कौन है ये मैं तो यहाँ अपने पैरों पे चल के आया हूँ, लेकिन तुमको स्ट्रेचर पे डाल के लेके जाऊंगा। अगर मैं अभी एक आवाज दूं तो 10 गाड़ियां जमा हो जाएंगी तुम्हारी हड्डी पर से। दरवाजा खुला है, बुलाओ अपने सुरमाओं को। शगुफ्ता, मैं पूछता हूँ कौन है? एक बात याद रखना, इंस्पेक्टर नवाज के आदमी चारों तरफ लगे हुए हैं। बस इंस्पेक्टर नवाज को कैसे जानते हो तुम? कौन हो तुम? ये बिल्ला है सरफराज साहब, इसे आप मेरा कुछ भी समझे, लेकिन मैं इसके साथ जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, और अब मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कान खोल के सुन लो शगुफ्ता, तुम्हारे पासपोर्ट, तुम्हारे वीजा, तुम्हारे कागजात सब कुछ हमारे पास है। हमारी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती सिवाय जेल खाने के। तुम पहले अपनी खैर बनाओ, ऐसा ना हो कि जब्बार के साथ वाली कोठरी तुम्हारी हो। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हारा जो भी कोई आगे पीछे है सबका हशर नशर कर दूंगा। निकलो यहाँ। ठीक है, मैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। पाकिस्तान में मसला बदमाशों को ट्रेस करने का नहीं, उन पर हाथ डालने का। जिस दिन यहाँ ऐसा हो गया कि कमजोर और जोरावर दोनों तराजू के पलड़ों में बराबर तुलने लगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं। अल्लाह खैर करे। आपको उम्मीद होगी, हमें तो कुछ बदलता दिखाई नहीं देता। हर बार वही असम्बलियां, वही नुमाइंदे। इस सिस्टम में तो गरीब आदमी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। सिस्टम बदला भी तो जा सकता है। अल्लाह खैर करे। कौन बदलेगा? अभी कल के अखबार में था कि असम्बली के 200 से ज्यादा मेंबरान में से सिर्फ 59 ने हाजिर लगाने के अलावा कोई जुमला बोला है। बाकी सब के सब अपनी वास्कटों की जेबों में प्लाटों, परमटों, ठेकों की दरख्वास्तें लिए फिरते रहे कि वजीरों से दस्तखत करवाएं और अपने इलेक्शन के पैसे पूरे करें। अल्लाह खैर करे। बेशक ऐसा ही है, मगर ये किस किताब में लिखा है कि आइंदा भी ऐसा ही रहेगा? गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा? डीसी से लेके पटवारी तक और थानेदार से लेके एसपी तक सारे अफसर तो इलाके के चौधरी की मर्जी से ही लगते हैं। जाहिर है वो उन्हीं की बात मानेंगे। मैंने तो नहीं मानी उनकी बात। अल्लाह खैर करे। आप जैसे चंद लोग तो आटे में नमक के बराबर हैं भी और नहीं भी। ऐसा नहीं है अकमल, नहीं है ऐसा। जरा गौर से देखो, अपने और चाचा अहमद दीन की तरफ ही देखो। क्या तुम उनकी तरह चौधरियों के सामने जमीन पर बैठने को तैयार नहीं हो ना? तो ये तब्दीली तो आई है ना। मेरी टांगे तोड़ दी उन लोगों ने। क्या कर लिया आपके कानून? ये एक अलग बहस है। इसके लिए हमें पुलिस एक्ट को, उसके रोल को, कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। तुम्हें पता है कि आज भी हमारे मुल्क में थोड़ी सी तब्दीली के साथ अंग्रेज का बनाया हुआ 1862 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसका मकसद पुलिस के जरिए अवाम और अवामी तहरीकों को कंट्रोल करना था। आज पुलिस को मगरबी मुल्कों की तरह अवाम का मुहाफिज और दोस्त बना दो, सब मसले खत्म हो जाएंगे। मगर ऐसा कौन करेगा? कभी चोरों ने भी चोरों के हाथ काटे? अल्लाह खैर करे। इस वक्त तो मैं चौधरी अरसाम से मिलने जा रहा हूँ, उसकी तलबी पर नहीं, अपनी मर्जी से। चौधरी शहबाज के खिलाफ एक इंक्वायरी है। अल्लाह खैर करे। मैं इंशाल्लाह वापसी पर तुम्हारी तरफ आऊंगा, चाहे तुम्हारे साथ भी हो। ऑल द बेस्ट।